पाकिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर, श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सड़क के एक हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। जम्मू से श्रीनगर की तरफ जारी एक तेज रफ्तार सोमो गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर डिगडोल के मकाम पर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार मुसाफिर जख्मी हो गए। फौज, पुलिस और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए 6 मुसाफिरों को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया, जहां बताया जाता है कि 4 की हालत नाजुक है। ताम आखिरी इतला मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। श्रीनगर से जम्मू से श्रीनगर की तरफ जारी एक टाटा सुमो गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर डिगडोल के मकाम पर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ बच्चे और खवातीन भी शामिल है। मकामी लोगों, फौज और पुलिस की जानिब से अगरचे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस दौरान कई जख्मियों को तकरीबन अभी तक बताया जाता है कि 6 जख्मियों को वहां से निकाला गया है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद ही उनमें से बताया जाता है कि 4 की हालत नाजुक है। ताम अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार डिगडोल के मकाम पर जारी है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे नदीम इकबाल के पास। नदीम, क्या कुछ अपडेट है डिगडोल के मकाम पर जो सड़क हादसा पेश आया है? जी बिल्कुल, और देखिए इस वक्त मैं ठीक उस जगह पर हूँ जहाँ पर आज एक एक्सीडेंट हुआ है। अगर हम बात करें कि ये गाड़ी जो है रामबन से बानीहाल की तरफ जा रही थी, डिगडोल के मकाम से गुजर रही थी कि हादसे का शिकार हुई। हादसे की इत्तला मिलते ही क्यावाटी, जेकेपी, ट्रैफिक पुलिस और यहाँ पे जो आर्मी है वो सब यहाँ पे पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जहाँ तक हम गाड़ी की तस्वीर की बात करें, गाड़ी का जो नंबर है JK03A 6391 जो रामबन से बानीहाल की तरफ जा रही थी, डिगडोल के मकाम पर हादसे का शिकार हुई है। अभी तक किसी रेस्क्यू का सिलसिला अभी चल रहा है, लेकिन 10 लोगों को जख्मी हालत में यहाँ से निकाला गया है। डिगडोल के मकाम से जहाँ पे स्पॉट है, यहाँ से जख्मी हालत में निकालकर जिला अस्पताल रामबन भेजा गया है। जबकि सोर्सेज के मुताबिक ये चीज मिल रही है कि एक इसमें जो है कैजुअलिटी भी हुई है। कुल मिलाकर इस तरह से हम देखें तो इस हाईवे पर नदीम जरा ये बताएगा कि गाड़ी में कितने लोग सवार थे और ये गाड़ी कौन सी है? बताया जाता है कि टाटा सुमो है। कुछ बच्चे और खवातीन की भी जख्मी होने की खबर मौसूल हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत जाहिर सी बात है कि इस एक्सीडेंट की जहां बात करें, इसमें कुल मिलाकर 11 लोग बताए जा रहे हैं। इसमें 10 को अभी तक जख्मी हालत में निकाला गया है, एक कैजुअलिटी है। यहाँ से अगर छोटे बच्चे भी इसमें शामिल थे जिन्हें जिला अस्पताल रामबन पहुंचाया गया। अभी तक हालांकि उनकी शनाख्त का सिलसिला चला नहीं, क्योंकि पहले जो है इब्तिदाई सीधी इमदाद उन्हें दी जाएगी, उसके बाद जो है शनाख्त का मामला चलेगा। ये गाड़ी जो टाटा सुमो थी रामबन से बानीहाल की तरफ जा रही थी। लेकिन गौहर में आपको एक चीज बता दी थी कि जब एक्सीडेंट हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमें एक चीज की कमी देखने को मिली। वो कमी ये थी कि जो एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में है वो यहाँ हमने देखने नहीं देखी। अगर जख्मी की बात करें, क्योंकि पुलिस थाना रामबन की तो 2 गाड़ियां हैं, उनमें से जख्मी को यहाँ से जिला अस्पताल रामबन लिया गया। जो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है उसमें से जिला अस्पताल रामबन लिया गया है। रामसू हॉस्पिटल से एम्बुलेंस पहुंची पेशेंट जो इंजर्ड पर्सन है उन्हें DH रामबन पहुंचाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अगर हम देखें, क्योंकि एक्सीडेंट जैसे ही हादसा पेश आया, इंफॉर्मेशन मिली, रेस्क्यू के लिए सिविल क्यावाटी को भी रामबन से आना था, JK को भी रामबन से आना था, और हम लोग जो मीडिया वाले हैं हमें भी रामबन से आना था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो एम्बुलेंस थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन के पास एक नहीं बल्कि उनके पास काफी ज्यादा एम्बुलेंस है, लेकिन एक भी एम्बुलेंस हमें देखने को नहीं मिली। हालांकि 1 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया सड़क हादसा पेश आए हो, लेकिन अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। यहाँ पर बहुत सिविल क्यावाटी के लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि रेस्क्यू के दौरान
कितने लोगों को निकाला है और कितने जख्मी है? जी बताएं, आप कितने बजे यहाँ पे पहुंचे, किस वक्त स्टेडियम? आप 10:30 बजे में पहुंचा हूँ। यहाँ पर मैं पुराना प्रवासी हूँ, मैं काम करता हूँ। आपने किन गाड़ियों में जख्मी को यहाँ तक? पुलिस की गाड़ियाँ थी यहाँ पर, खाली पुलिस की गाड़ियाँ और बाकी एम्बुलेंस ने रामबन की एम्बुलेंस लास्ट वक्त इस वक्त जो कि खाली डेड बॉडी आ रहा होकर रामबन पहुंच चुकी, उसको बताई रामबन की एम्बुलेंस। कितने लोगों को आपने निकाला? हमने निकाला टोटल, हमने 10 लोगों को जो जिंदा ही हमने यहाँ से भेजे। तो लास्ट वाले वो बंदा जो था वो बोला मरा हुआ डेड बॉडी। जी बिल्कुल गौर, देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने रेस्क्यू किया और इनका भी ये साफ मानना है कि एम्बुलेंस जो थी वो टाइमली नहीं पहुंची। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास ये तो कहा जाता है कि जब हमारे पास क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस है, लेकिन वो सब यहाँ नहीं पहुंच रही है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इसे लापरवाही समझे या फिर कहीं न कहीं कोताही समझिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की। नदीम जरा ये भी बताएगा कि हादसे का क्या कुछ वजह रीजन बताया जाता है? क्या ड्राइवर तेज रफ्तारी की वजह से जो हादसा पेश आया है या कि कुछ और ही वजह बताई जाती है? जी बिल्कुल बहुत, देखिए इस वक्त जिस जगह पर हमें तो जाहिर सी बात है कौन सा मैकेनिकल फॉल्ट हम कह सकते की गाड़ी में होगा, क्योंकि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वो एक कर्व है और शायद इस कर्व पे गाड़ी पूरी तरह से घूमी नहीं है, इस वजह से गाड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है गहरी खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में 11 लोग इस गाड़ी में सवार थे, 10 जख्मी हुए हैं और एक जो है कैजुअलिटी बताई जा रही है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला चल रहा है और जो जख्मी और जिला अस्पताल रामबन पहुंचाकर इस गाड़ी की भी इमदाद दी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल आपका। ये थे नदीम इकबाल डिगडोल के मकाम पर जहां हादसा पेश आया, वहां से तफसीलात फराम कर रहे थे हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल। जहां पर हादसे जो खबर है कि फिलहाल 10 अफराद जो मुसाफिर जो है वो जख्मी हुए हैं, जबकि एक की मौत हुई हादसे के मकाम पर। रामबन से बानिहाल की तरफ जारी एक सोमो गाड़ी डिगडोल के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार मुसाफिर 10 जख्मी हुए हैं, जबकि एक की मौत बताई जाती है और जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दो बच्चे थे हमने जो जिंदे चढ़ाए और एक लेडीज थी और एक जेंट्स थे और 5 है नीचे। ये अभी ऑलमोस्ट नीचे ये 5 है, चढ़ा रहे हैं उनको। कौन सी गाड़ी है ये सोमो है, टाटा सोमो। क्योंकि हम उससे पीछे पीछे चल रहे थे, वो सीधा कहां नीचे से कहां जा रही थी? चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में फिजाई आलूदगी पर हुई समाअत के दौरान आज अदालत उज़्मा ने कहा कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी खतरनाक सतह तक पहुंच चुकी है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने समाअत के दौरान कहा कि हालात इतनी खराब है कि अब घर में बैठकर मास्क पहनना पड़ता है। उन्होंने कहा कि रियासती और मरकजी सरकार अपने अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने इस मौके पर कहा है कि हलफनामा तैयार हो रहे हैं और आज शाम तक हलफनामा दायर कर दिया जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं चाहिए। मरकज और रियासती सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार भी किया और कहा कि हर हाल में आलूदगी पर कंट्रोल इंतहाई जरूरी है। आपको बताते चले कि जहां दिवाली के बाद ही दिल्ली के अंदर फिजाई आलूदगी में इजाफा हुआ है, वहीं नजदीकी जो रियासतें, चाहे हम हरियाणा की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे या यूपी की बात करेंगे, पराली जलाने की वजह से लोगों की जो शिकायतें हैं कि पराली जलाने की वजह से भी दिल्ली की फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हुकूमत और मरकजी सरकार इस रवैये के लिए क्या कुछ इकदाम कर रही है। इस पर उन्होंने नाराजगी का भी इजहार किया है, जहां पर दिल्ली सरकार ने कहा कि वो हलफनामा आज शाम तक दायर कर गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी नाराजगी का इजहार, उन्होंने कहा कि जो हलफनामा दायर उससे रिपोर्ट से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जमीनी सतह पर इकदाम उठाने की जरूरत है। अदालत उज़्मा में आज क्या कुछ हुआ है समाअत के दौरान, इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ हुआ? जिस तरह से दिल्ली के अंदर हर साल हम देख रहे हैं कि जो नवंबर या इसके बाद जो महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, फरवरी तक तकरीबन ये 4-5 महीने जहां पर फिजाई आलूदगी में गुजरते दिन के साथ ही इजाफा हो रहा, और आज समाअत के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली सरकार के साथ साथ मरकजी सरकार पर भी नाराजगी का इजहार किया। जी बिल्कुल, मरकजी सरकार पर नाराजगी का सीधे तौर पर इजहार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच में की 3 रुकनी बेंच ये सदारत में ये मामला पूरा
चल रहा है और अभी भी इस वक्त समाज चल रही है और अब से थोड़ी देर के बाद मुमकिन है कि यह फैसला आए कि सोमवार तक के लिए इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे समाज को मुलतवी कर दी गई हो। इस तरह की खबर आ सकती है क्योंकि मरकजी सरकार की तरफ से जो डिमांड किया गया, जो अपील की गई है वो ये कि हम आज कई रियासतों के चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कर रहे हैं इसी एयर पोल्यूशन को लेकर के, और उसके बाद एक हतमी रिपोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे, जिसके बाद एक नई तस्वीर साफ होगी कि हम कब तक के इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं, क्या कुछ तरीकेकार इख्तियार किए जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर बहुत ही सख्त लहजे में बात की एजी के एजी मेहरा से खिताब करते हुए, जो सवाल का जवाब दे रहे थे, जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे वो रियासत की हो या मरकज की हो, दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही है। आज दिल्ली की सूरत हाल यह है कि हवाई आलूदगी इंतहाई खतरनाक सीवियर कैटेगरी में जा चुकी है और आने वाले 2 से 3 दिनों में ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि यह हवाई आलूदगी कम होंगे। ऐसे में जब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हम शुरू कर चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो हम उन्हें कभी हवाई आलूदगी के नाम पर जहर पिला रहे हैं, कभी हम उन्हें डेंगू का सामना करा रहे हैं, कभी हम कोरोना के पैंडेमिक का मुकाबला करा रहे हैं। तो बच्चों के मुस्तकबिल का अलग मामला। लेकिन इस बीच हवाई आलूदगी को रोकने के लिए तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। पिछले साल भी दावे किए गए और इस साल भी दावे किए गए कि मशीनें खरीद दी गई हैं स्टबल बर्निंग के लिए, खासतौर से पराली जलाने का जो मामला था उसके लिए किसानों को राहत दिया जाए किस तरह से, उसके लिए मशीनें कह रहे हैं कि लाखों की मशीनें तैयार हैं, किसानों को देने का फैसला किया गया है, खरीदने के लिए किसान तैयार नहीं हो रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या उन्हें किसी तरह से मदद कर रही है, क्या हरियाणा सरकार से बात की गई, क्या पंजाब सरकार से बात की गई। इन सरकारों को कुछ न कुछ करना चाहिए कि किसान पराली जलाने पर मजबूर न हो। लेकिन एक दूसरा एंगल यह भी निकल कर आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किसानों की पराली जलाने से सिर्फ 30% आलूदगी बढ़ती है, आलूदगी में इजाफा होता है, या 30% आलूदगी के लिए किसान जिम्मेदार करार दिए जाते हैं। लेकिन 70% जो आलूदगी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार उससे पीछा छुड़ाना चाहती है? क्या सरकार को इसकी फिक्र नहीं कि 70% ज्यादा है या फिर 30%? अगर 30% के लिए काम किया जाए, सरकार अगर कोशिश करे तो किसानों से उसकी पराली को खरीद क्यों नहीं लेती सरकार? अगर पराली खरीद ले तो किसान मजबूर नहीं होंगे उसे जलाने के लिए, और जब नहीं जलाएंगे तो जाहिर सी बात है आलूदगी कम होगी, धुएं कम उठेंगे और आलूदगी कम होगी। लेकिन 70% को लेकर क्या सरकार ने कुछ सोचा है? क्या सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि आइंदा 2-3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि हवाई आलूदगी कम हो जाए, गाड़ियां सड़कों पर ना निकले, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो बंद हो जाए 2-3 दिनों के लिए, जिसकी वजह से आलूदगी की सूरत हाल है उसमें बेहतरी आए। तो सरकार को यह भी एक मशवरा दिया गया, सरकार को यह भी कहा गया कि आप 2-3 दिन के लॉकडाउन के लिए क्यों नहीं सोचते हैं, और क्या कुछ रास्ते अपने अब तक इख्तियार किए हैं, क्या इकदाम किए हैं। क्योंकि जो सूरत हाल है वो इतनी खतरनाक हो चुकी है कि एक आम शहरी अपने घर के अंदर भी मास्क लगाने पर मजबूर है, वो मास्क लगाकर बैठ रहा है। आज दिल्ली और एनसीआर में की जो सूरत हाल है, नोएडा की जो सूरत हाल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंतहाई खतरनाक कैटेगरी में, सीवियर कैटेगरी में चली गई है। क्या सरकार इस बात की जमानत देने के लिए तैयार है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में यह हवाई आलूदगी का जहर खत्म हो जाएगा या इससे राहत मिल सकती है? इस तरह के तंज़िए जुमले और बहुत ही सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकजी सरकार के वकील और उनके नुमाइंदों को के साथ बातचीत की है और उन्हें जरा लगाने की कोशिश की है कि आखिर सरकार को कब्ल अज वक्त ये सारी चीजें ख्याल क्यों नहीं आती। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ जाता है, सूरत हाल इंतहाई खराब हो जाती है, तशवीशनाक सूरत हाल पहुंच जाती है, तब जाके सरकार हल्फनामा तैयार करने बैठती है और सरकार दावा करती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सरकार कुछ करे या ना करे, किसी भी हाल में हमें इस आलूदगी पर कंट्रोल पाना है। आइंदा चंद दिनों में सरकार इसको लेकर क्या कुछ करती है, इस पर जरूर अपना रुख साफ करे, और सरकार आज शाम तक के फिर से एक हल्फनामा दायर करेगी कि आइंदा 2 से 3 दिनों में क्या कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं। लेकिन सरकार के लॉकडाउन के लिए इशारा जरूर किया गया है कि हालात खराब हो रहे हैं, और जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में और इजाफा होंगे, तो इससे ज्यादा जब खतरनाक होंगे तो सिर्फ जहर ही जहर रहेगा हवाओं में। इसलिए सरकार को 2 से 3 दिनों के लॉकडाउन के लिए जरूर सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम तफसात फराम कर रहे थे, जहां आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली में फिजाए आलूदगी को लेकर समाअत हुई है, जहां पर मरकजी सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई गई और नाराजगी का इजहार किया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जहां चीफ जस्टिस साहब इंडिया इस पर समाअत कर रहे थे, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि कहा कि मरकजी सरकार और ना ही दिल्ली सरकार फिजाए आलूदगी पर
काबू पाने के लिए इकदाम उठा रहे। और समात इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है, जहां पर दिल्ली सरकार ने कहा कि शाम तक वो हलफनामा दायर करेगा और अगले 2-3 दिनों के अंदर इस पर क्या कुछ होगा वो उसके बाद ही जब अगली समात होगी तो उसमें क्या कुछ होगा वो अदालत उज़्मा के बाद ही जब ये समात होगी तो पता चलेगा कि क्या दिल्ली सरकार किस तरह के इकदाम उठाएगी या मरकजी सरकार किस तरह के इकदाम उठाएगी। बढ़ते आगे बात अब करेंगे वजीर दिफा राजनाथ सिंह रवा माह की 18 तारीख को मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख का दौरा कर रहे हैं, जिस दौरान वो मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का दौरा करके मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेंगे। इस मौके पर उनके हमरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत और दीगर अफसरान भी मौजूद होंगे। वजीर दिफा LAC के साथ मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला फौजी कमांडरों के साथ भी बातचीत करेंगे। इस मौके पर आर्मी कमांडर वजीर दिफा को मौजूदा सूरत हाल और फौजियों की तरफ से ऑपरेशनल तैयारियों के लिए उठाए जाने वाले इकदाम के बारे में ब्रीफिंग देंगे। दौरे के दौरान वजीर दिफा 1962 की रिजांग ला की जंग में जान बाख होने वाले 114 हिंदुस्तानी फौजियों के एजाज में नए सिरे से तैयार की गई जंगी यादगार का भी इफ्तिताह करेंगे। वार मेमोरियल उन 20 हिंदुस्तानी फौजियों की याद में भी मनाएगा जो पिछले साल मशरकी लद्दाख की वादी गलवान में PLA के साथ झड़प में जान बाख हुए थे। कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान सानी ने दौरा अमरीका में वाशिंगटन में अपने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात की। इस मौके पर अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात को कतर संभालेगा। हिंदुस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से अमरीकी सफारत खाना बंद है और अमरीकी सफारत खाने के ऑपरेशन कतर मुंतकल किए गए थे। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कतर से माहदा तय पाया गया है और कतर अपने काबुल के सफारत खाने में अमरीकी मफादात सेक्शन कायम करेगा। Today, we're signing 2 new agreements that reflect our deepening collaboration on Afghanistan. The first establishes Qatar as the United States protecting power in Afghanistan. Qatar will establish a U.S. interest section within its embassy in Afghanistan to provide certain consular services and monitor the condition and security of U.S. diplomatic facilities in Afghanistan. The second agreement formalizes our partnership with Qatar to facilitate the travel of Afghans with U.S. special immigrant visas, a role that it's already been playing in many instances, and serve as a transit point for eligible Afghans as they complete their application process. Mohammed, let me again say how grateful we are for your leadership, your support on Afghanistan, but also to note that our partnership is much broader than that, and that's reflected in the very good conversation that we just had, the regular conversations that we have on many issues of common concern in the region and beyond. Qatar is a crucial partner in promoting regional stability, not only hosting U.S. troops who provide security across the region, but also providing significant economic and humanitarian assistance to people in dire situations. Over the last decade, Qatar has donated more than $1.3 billion in aid to Palestinians in Gaza and provided considerable support to the Yemeni people, including $100 million pledged in August and another $90 million the Emir donated just this week through the World Food Program. We're also working together on challenging issues like labor rights. We stand ready to support Qatar in ensuring the full implementation. अमेरिकी सदर जो बाइडेन 15 नवंबर को चीन के सदर शी जिनपिंग से वर्चुअल मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 15 नवंबर को शाम के वक्त सदर जो बाइडेन चीन के सदर से वर्चुअली मुलाकात करेंगे। बयान में कहा गया है कि 9 सितंबर को दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुए टेलीफोनिक राब्ते के बाद एक मरतबा फिर दोनों सुदूर अमरीका और चीन के दरमियान मुसाबकत का जिम्मेदाराना इंतजाम से मुतल्लिक पहलुओं पर तबादुल ख्याल करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि दोनों रहनुमा अपने मुश्तरका मफादात की सूरत में मिलकर काम करने के हवाले से भी बात करेंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि जो बाइडेन अमरीकी मंसूबों और तरजीहात वाज़िया करेंगे और चीन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगे। On Monday evening, the President will meet virtually with President Xi Jinping of the People's Republic of China. The two leaders will discuss ways to responsibly manage the competition between the United States and the PRC, as well as ways to work together where our interests align. This meeting is coming after 10 months of President Biden taking action so we can
outcompete China in the long term. And that means investing in ourselves at home to strengthen our own competitive hand. It means working with our partners and allies to make sure we have a united approach and a coordinated approach as it relates to engagement with China. We, of course, believe in intense competition. We believe and understand intense competition as part of that relationship. We also believe that that requires intense diplomacy. So this is a reflection of that. And if you go back to the President's phone call on September 9th, where this was discussed, and obviously there was follow-up. पोलैंड की सरहद पर महाजरीन का बहरान है। रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल के बाद पोलैंड ने 15,000 फौजी बेलारूस सरहद पर तैनात कर दिए हैं। पोलैंड की जानिब से सरहद पर खारदार तारें नस्ब करने और दीवार बनाने को भी मंजूरी दी गई है, जिसके लिए इसे यूरोपीय यूनियन से भी रकम मिलेगी। उधर सरहद पर पोलिश फौज की तैनाती पर बेलारूस ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि किसी भी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। बेलारूस के वजीर दिफा ने कहा है कि अल्टीमेटम, धमकियों और ब्लैकमेलिंग की जुबान नाकाबिल कबूल है। उनका मजीद कहना था कि पोलिश फौज की तैनाती सिर्फ महाजरीन बहरान से निमटने के लिए नहीं हो सकती। लगता है कि पोलैंड बेलारूस से बाकायदा जंग के लिए यूरोप को धकेलना चाहता है। वही अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, नॉर्वे और आयरलैंड के मुंदबिन ने मुश्तरका तौर पर बयान जारी करके बेलारूस के इस कदम की मजम्मत की और इसे जवाबदेह बनाने के लिए आवाज बुलंद की है। We, the current European Union members of the Security Council, Estonia, France and Ireland, joined today by the Security Council members Norway, the United Kingdom and the United States, and the incoming Security Council member Albania, condemn the orchestrated instrumentalization of human beings whose lives and well-being have been put in danger for political purposes by Belarus, with the objective of destabilizing neighboring countries and the European Union's external border and diverting attention away from its own increasing human rights violations. This tactic is unacceptable and calls for a strong international reaction and cooperation in order to hold Belarus accountable. It demonstrates how the Lukashenko regime has become a threat to regional stability. We call on the Belarusian authorities to stop these inhumane actions. पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद करने का अज़्म दोहराते हुए कहा कि उम्मीद है कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत आलमी बरादरी के साथ तामीरी राब्ते जारी रखेगी, जबकि भारत से बरास्ता पाकिस्तान गुंदुम अफगानिस्तान भेजने के लिए की गई दरख्वास्त पर गौर करेंगे। इमरान खान के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। इनके हमरा अबूरी वजीर खजाना और वजीर सनत और तिजारत और दीगर आला ओहदेदार भी अफगान वफद में शामिल थे। बयान में कहा गया है कि वजीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान और अवाम को दरपेश मसाइल पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की ताउन का अदा किया। वजीर आज़म इमरान खान ने पुरअमन, मुस्तहकम, खुद मुख्तार, खुशहाल अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया जो पाकिस्तान और खत्ते से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के इकदामात, अफगानिस्तान के अवाम के हुकूक का एहतराम और हुकूमत और सियासत में जामियत को नुमाया किया कि इससे अफगानिस्तान में मजीद इस्तेहकाम में मावनत होगी। बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मीद का इजहार किया कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत आलमी बरादरी के साथ तामीरी राब्ते जारी रखेगी और मौजूदा चैलेंजेस हल करने के लिए मस्बत इकदामात करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुसलसल मुतालबा कर रहा है कि अफगानिस्तान में इमदादी काम फौरी तौर पर किया जाए और वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के मुंजमद असासों की फौरी बहाली और माशी बहरान से बचने के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की सहूलियात की जरूरत को भी उजागर किया है। नाज़रीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।